आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन का ये लेक्चर 9 है और इसमें जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर्ड हैं वो टॉपिक्स हैं आपका एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, एज, क्वाइंस, एचसीएफ, एलसीएम, पार्टनरशिप एंड एलिगेशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 4 एंड 5 गिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए। ठीक है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को मत देखो, आप सिर्फ एक पार्ट देखो। कौन सा पार्ट? कि जब उस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ ना तो मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। क्या मैंने बोला? आप जब उस नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। अच्छा, एक बात बता दो आप मुझे कि आप डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कैसे चेक करते हो? मान लो कोई नंबर है 7, 2, 5, 3, 1, 2, 4, ये नंबर है। आपको ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करते हो? 7, 2, 9, 5, 3, 8, 1, 9 और 4, 2, 6, मतलब कहीं ना कहीं 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया है। अच्छा, अगर ये नंबर आपका ऐसा होता, ऐसा होता, तब आप एक बार देखो तो आपको पता है 7, 2, 9, 5, 3, 8, 2, 9 और 2, 8, 8, 2, 10 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको एक बात और पता है कि अगर ये आपका, जैसे ये तो पूरा डिविजिबल है, अगर मैं बात करूं ये हिस्सा तो पूरा डिविजिबल है, ये हिस्सा भी पूरा डिविजिबल है क्योंकि भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना। और यहाँ पे 8, 2, 10 है, तो ये 10 है। अगर ये 9 होता तो आपका पूरी तरह डिविजिबल होता, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक बच जा रहा है एक्स्ट्रा। तो ये इसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आप दो तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर 3 से डिवाइड करने पे आप रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो या तो आप 3 से डिवाइड करके देख लो कितना रिमाइंडर आ रहा है, या तो आप इसका पूरा सम देख लो, सम पूरा सम देख लो और फिर देखो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है। जैसे अगर मैंने इसका सम देखा तो पूरा सम करने की जरूरत नहीं है आपको। ये यहाँ से 9 निकाल दो बाहर, यहाँ से 3 निकाल दो बाहर, यहाँ से 5, 1, 6 निकाल दो बाहर, और आपके ये 2, 8 बचा, मतलब कहीं ना कहीं 10 बचा है। तो अगर आप इस 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। तो या तो आप इस पूरे को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, या इसका सम करके 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, आपकी बात एक ही है। ठीक है, समझ गई बात? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर को ना तो मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो आपको सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए बताना है, मतलब आप जो नंबर है ना, बेसिकली जो नंबर है, आप इसको जब 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हो ना कि आप ऐसे डिवाइड ना करके आप इस नंबर को, इस नंबर का पूरा सम कर दो, सम ऑफ डिजिट्स कर दो। तो सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू आपको यहाँ पे 11, 10, 6 और 8 दे रखी है। अब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब आप देख लो किस केस में आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 2 आएगा, इसको करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, इसको करोगे तो 0 आएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा। तो आपके यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 3 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 10। कितना आसान था। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो ना, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि आपने क्या किया, सबको बराबर बराबर बांट दिया है। आप ऐसे सोच सकते हो एवरेज को। और एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं अगर आप बहुत ही ओपन माइंड बिल्कुल खुले दिमाग से सोच रहे हो तो। ठीक है, एकदम खुले दिमाग से। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, अगर आपको ऐसे एवरेज में दिक्कत आ जाती है ना, कन्फ्यूजन आ जाती है, तो मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है एवरेज का, आप उसको देख लो अच्छे से, तो आपका दिमाग जो है ना एकदम खुल जाएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ ना तो मैं बिल्कुल दिमाग खोल के ही करता हूँ। कैसे? कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 66। तो मैंने माने इन 12 चिल्ड्रन का जो एवरेज वेट है ना वो 66, 66, 66, 66 ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन और है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई अलग अलग दो लोग की बात की है, तो ऐसा मानूंगा सबके पास 66, 66 सबके पास बराबर बराबर है। तो ये इनका एवरेज वेट हो गया। अगर मैं ए और बी को एक्स वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब ये आपके ए और बी हैं और इनको मैंने एक्स और वाई से रिप्लेस कर दिया है, तब जो एवरेज वेट हो गया ना वो 65 होगा ना। सबके पास अब 65 एवरेज वेट, मतलब सबके पास अब 65 है। ठीक है, एक्स वाई के पास 65 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो हम उसके अकॉर्डिंग ना चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं मान के चला हूँ कि सबके पास 65 है। थोड़ा मैं इसको साफ से लिख लूँ। सबके पास 65 देखो, पहले सबके पास 66 था, अब सबके पास 65 क्यों 65 सबके पास है? क्योंकि भाई वो एवरेज वेट है। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं एक और सी को ऐड कर दूं, मतलब यहां पे अगर मैं एक और सी को ऐड कर दूं तो भी उनका एवरेज वेट 65 ही रहता है। अब एक बात बता दो आप, सबके पास 65 है। ठीक है सर, अभी सबके पास 65 है। सी को मैंने ऐड किया तो भी सबके पास 65 है, तो भाई इसके पास भी तो 65 ही होगा फिर। क्योंकि अगर 65 से ज्यादा होता तो वो जो भी ज्यादा होता वो सब में मुझे बराबर बराबर बांटना पड़ता, तभी तो एवरेज वेट सबका बराबर होता। तो अगर सबका 65 ऑलरेडी है, इसको ऐड करने के बाद भी 65 है, तो ऑब्वियसली इसका भी 65 होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे सी का पता चल गया कि सी का 100% 65 ही है। अब क्या कह रहा है कि वेट ऑफ सी जो है वेट ऑफ एक्स के बराबर है।
तो ये हो गया। और यहाँ पे लिखा था वेट ऑफ एक्स जो है वाई के बराबर में, मतलब ये भी 65 हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि ये ए और बी भी बराबर है, जो हम देख लेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात पता है। अब आप ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझना। इतनी बात तो एकदम आपको क्लियर है ना पिक्चर भाई? सबका पहले सबका 66 था, यहाँ पे 65 है, सबका 65 है। तो भाई अगर सी को ऐड करें पे 65 है तो इसका भी 65 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे दिया था कि सी का जो है एक्स के बराबर है और एक्स का वाई के बराबर है। इतनी पिक्चर क्लियर है। अब आप एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप सोचना, यहाँ पे मैं ए और बी को निकाल रहा हूँ और एक्स और वाई को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा एवरेज वेट कम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो ए बी को निकालो ये भारी लोग होंगे। अरे आप सोचो ना कि आपका ग्रुप है, आपका एक जो इंसान है वो काफ़ी मोटा है, काफ़ी मोटा है। एक आपका 5 लोग का ग्रुप है, एक इंसान काफ़ी मोटा है। तो आपने पाँचों का एवरेज वेट लिया, तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप उस मोटे वाले इंसान को निकाल दो तो आपका एवरेज वेट कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे एवरेज वेट कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनके पास ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, अब इनके पास ज़्यादा कितना ज़्यादा होगा? तो देखो जब मैं ए बी को निकाल रहा हूँ ना, तो ए और बी को आप ऐसा मानो कि इनके पास 65 तो वेट है, जो कि यहाँ से रिप्लेस हो चुका है, मतलब इसकी तो भरपाई हो चुकी है। एक्स और वाई के वेट 65 है ना, तो इनका तो 65 भरपाई हो गई, लेकिन इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, भारी होगा। अब कितना भारी होगा? देखो सब में एक एक से कम हो चुका है। मतलब इन्होंने जब ए और बी निकले हैं ना बाहर, ए और बी को बाहर निकाला गया है, तो ये क्या किए हैं, सब में से एक एक वेट चोरी कर लिए हैं। क्यों चोरी कर लिया भाई? सबका वेट अब 65 हो गया है, तो एक एक वेट तो निकाला। तो इन लोगों ने क्या किया, अभी तो 65 की भरपाई हो चुकी है, साथ में इन्होंने, अब टोटल 12 लोग थे, तो 12 में से एक एक वेट सबका निकाल लिया है, एक एक वेट सबका निकाल लिया है बाहर, सबका एक एक वेट बाहर निकाल लिया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने शुरू में माना था 66 सबका है, तो ये क्या किए, बचे हुए लोगों में से ना एक एक वेट निकालें, क्योंकि अब इन बचे हुए लोगों का जो एवरेज वेट 65 हो चुका है। आप ध्यान से देखो भाई, इनका तो मैंने शुरू में माना था 66 सबका 66 माना था। जब मैंने इनको निकाला ना, तो इन्होंने क्या किया, सब में से 10 लोग बचे हैं। 10 भाई, टोटल 12 लोग हैं ना, 2 ये 10 ये, तो 12 लोग हैं। तो जब ये लोग निकले ना, तो इन्होंने इन 10 में से एक एक वेट निकाल लिया। जब एक एक वेट निकाल लिया तो सबका 65 ही तो हो जाएगा, क्योंकि सबका 65 हो चुका है ना। तो एक एक वेट निकाला है, 10 लोगों में से एक एक वेट निकाला, मतलब कहीं ना कहीं टोटल 10 किलो वेट निकाला है इन्होंने, टोटल 10 किलो वेट निकाला है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि और ए और बी का बराबर है, तो कहीं ना कहीं आप मान लो कि इसने 5 निकाला है, इसने 5 निकाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो वेट होगा ए और बी का, ये 66 + 5 होगा, 66 + 5 होगा, क्योंकि भाई इसने पांच में से एक एक वेट निकाल लिया और बी ने 5 में से एक एक वेट निकाल लिया। तो ए और बी का जो वेट होगा वो 60, और क्योंकि इनका बराबर है, ए और बी का बराबर लिखा है ना, बराबर है, तो इसका 71 होगा, इसका भी 71 होगा। आपसे पूछा क्या, आपसे वेट ऑफ ए पूछा है, तो इसका क्या होगा, 71 होगा। तो अगर आप सोच पा रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लो। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने बेसिक से बताया, बहुत ज़्यादा फील करा के बताया ये चीज़। ठीक है, और अगर आपके दिमाग खुला हुआ है ना, तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। जैसे अगर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ आपको, नेक्स्ट तो थोड़ा अलग है। क्या कह रहा है कि ए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ए जो है वो 10 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है, और A+8 जो है वो 15 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स है, जिसमें ये 10 स्टूडेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो ठीक है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज एक्स। अभी बात बता दो यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज एक्स, मतलब जो टोटल मार्क्स है ना वो एक्स है। टोटल मार्क्स 10 स्टूडेंट का एक्स है, मतलब टोटल मार्क्स एक्स है। और आपको पता है भाई 10 लोगों का एवरेज मार्क्स जो है वो ए है, तो कहीं ना कहीं 10 × A कर दूं तो वही मेरा टोटल मार्क्स आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 10A है। सिमिलरली टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट, मतलब 15 स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स है वो वाई है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो था वो A+8 था, इन 15 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स था वो A+8 था। तो अगर मैं 15 में से A+8 कर दूं तो ये तो टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है भाई। अब आपको एक्स और वाई का जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है। तो देख लो भाई, एक्स और वाई का रेशियो मतलब x/y, ये आपको दे रखा है 3/5। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 50A = 45A प्लस 15 8 120 360। तो यहाँ से आपकी 5A की जो वैल्यू आ रही है 360 है, तो जो आपकी A की वैल्यू आ रही है वो 72 आ रही है। A की वैल्यू 72 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे A+x+y पूछा है, तो A कितना हो गया आपका, A 72 हो गया। ठीक है, आपका x कितना हो गया भाई, x आपका 10A है, मतलब कहीं ना कहीं 720 हो गया। और आपका जो y है वो आपका ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, 72 8 80 80 15 120 1200। ठीक है, तो आपका ये 2991, तो आपका 11992 हो चुका है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द बॉलिंग एवरेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ना बॉलिंग एवरेज से ना यहाँ पे गलती कर दोगे। देखो बॉलिंग एवरेज क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर मेरा बॉलिंग एवरेज 5 है, इसका मतलब ये है कि मैंने हर 5 रन पे 1 विकेट लिया है। ठीक है, अगर तुम्हारा बॉलिंग एवरेज 10 है, इसका मतलब ये कि तुमने हर 10 रन पे 1 विकेट लिया है। मतलब ऐसे ही कर लो कि जैसे आपका 10 का एवरेज है, आप 5 विकेट लिए हो, 5 विकेट आप लिए हो, तो कहीं ना कहीं आपको 50 रन देके आपने 5 विकेट लिया है। ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज क्या हो गया, बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट, ये बॉलिंग एवरेज हो गया। अच्छा एक बात आप मुझे बता दो, मैंने हर 5 रन पे 1 विकेट लिया है और आपने हर 10 रन पे 1 विकेट लिया है, तो अच्छा बॉलर कौन है बताओ? अच्छा बॉलर मैं हूं, क्योंकि मैं हर एक 5 रन पे विकेट ले रहा हूं। अगर मेरा बॉलिंग एवरेज 2 का होता, मतलब मैंने हर 2 रन पे 1 विकेट लिया है, तो आप समझ रहे हो कितना अच्छा मेरा एवरेज है। अच्छा अब मैं अपने एवरेज को ना 0.2 पॉइंट से इंप्रूव कर रहा हूं। जैसे अगर एक बात बताओ, मेरा जो बॉलिंग एवरेज है वो 5 का है, मतलब मैंने हर 5 रन पे 1 विकेट लिया है। अब मेरा बॉलिंग एवरेज 6 का हो जाता है, मतलब मैं अब हर 6 रन पे 1 विकेट ले रहा हूँ, तो मैं अपना बॉलिंग एवरेज अच्छा कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ? मैं खराब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई पहले कम रन पे ज़्यादा विकेट लेता था, अब मैं ज़्यादा रन पे कम विकेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा बॉलिंग एवरेज खराब हो रहा है। बॉलिंग एवरेज मेरा तब सही होगा जब मैं कम रन देके ज़्यादा विकेट लूँ। समझ रहे हो? आपने इतना क्रिकेट देखा होगा भाई, इतना तो रिलेट कर पा रहे होगे ना। तो अगर मेरा मान लो मेरा बॉलिंग एवरेज 5 है, अगर मैं अपना बॉलिंग एवरेज 1 से इंप्रूव करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा बॉलिंग एवरेज अब 4 हो जा रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे कि यहाँ पे 12.5 है, वहाँ पे वो क्या कर देंगे 12.6 ले लेंगे इंप्रूव होने पे, लेकिन वो इंप्रूव होने पे वो 12.2 हो जाएगा। समझ रहे हो? 12.2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंप्रूव किया है, बेटर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ विकेट्स दिया है। जब भी बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको टोटल रन्स को इक्वल करना है, टोटल रन्स को इक्वल करना है, टोटल रन्स को इक्वल करना है। अब टोटल रन्स क्या होता है? टोटल रन्स मतलब सिंपल होता है भाई कि एवरेज। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, टोटल टोटल रन्स कैसे निकालोगे? एवरेज, यहाँ पे एवरेज बॉलिंग एवरेज था ना, बॉलिंग एवरेज इनटू विकेट, तो बॉलिंग एवरेज ऐसे लिख दो, बॉलिंग बॉलिंग एक सेकंड ऐसे लिख दो, बॉलिंग एवरेज इनटू विकेट्स। तो आपको टोटल रन्स लिखना है। अब टोटल रन्स में लिखूंगा, यहाँ पे कितने मैच हो गए हैं, यहाँ पे ही इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय इतना। ठीक है, जितने टोटल मैच मतलब लास्ट मैच के बाद जो टोटल मैच होंगे वो मैं टोटल नंबर ऑफ रन्स इक्वल करूंगा। अब कैसे इक्वल करूंगा बहुत ध्यान से देखो। आपने क्या माना, आपने विकेट्स माना कि इसने टोटल ना बिफोर द लास्ट मैच, मतलब बिफोर लास्ट मैच से पहले इसने डब्ल्यू विकेट्स लिए थे। ठीक है, तो आप बता दो इसका जो बिफोर एक मैच मतलब लास्ट मैच से पहले जो इसका एवरेज था वो 12.4 था, तो कहीं ना कहीं ये कितने रन पिटा होगा भाई? 12.4 रन है डब्ल्यू विकेट से, तो टोटल इतने रन पिटा होगा। ठीक है, आखिरी मैच में 26 रन और पिट जाता है, तो मतलब आखिरी मैच के बाद ये इतना रन पिटा होगा। भाई इतना तो पहले पिटा था रन, इतना आखिरी मैच में पिटता है, तो टोटल रन ये आज तक इतना पिट चुका है। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? आखिरी मैच के बाद जो इसका एवरेज है वो 12.2 है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग एवरेज जो है 12.2 है इंटू नंबर ऑफ मैचेस। अब नंबर ऑफ मैचेस, सॉरी नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं? तो पहले डब्ल्यू विकेट लिया था, अब 5 विकेट और लिया लास्ट मैच में, तो इसके जो टोटल विकेट्स हो चुके हैं वो W+5 हो चुका है। मेरी बात फिर से समझना भाई, देखो टोटल बहुत ही ध्यान से समझो। टोटल रन्स क्या होता है? टोटल रन्स होता है बॉलिंग एवरेज इनटू विकेट। तो आप एक बार ना आखिरी मैच के बाद देखो, आखिरी मैच के बाद जो एवरेज हो चुका है इतना हो चुका है, और विकेट्स कितना हो चुका है भाई? डब्ल्यू विकेट इसने पहले ही ले लिया था, 5 विकेट आखिरी मैच में लेता है, तो टोटल विकेट W+5 हो चुका है, और बॉलिंग एवरेज इतना है, तो ये टोटल रन हो गया कि नहीं? टोटल रन आफ्टर लास्ट मैच हो गया ये। ठीक है, अब मैंने इसको एक तरीके से और लिखा है भाई, 12.4 था वो लास्ट मैच से पहले एवरेज था, और डब्ल्यू विकेट था, मतलब इतना रन वो लास्ट मैच के पहले पिट चुका था। ठीक है, और 26 रन आखिरी मैच में पिटा, तो टोटल रन इतना ही तो पिट चुका है। तो मैंने ये बस एक बात को दो तरीके से लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो आप, और ये देखो, तो कहीं ना कहीं आपका 0.2 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 61 आ रहा है, 61 माइनस 26 आ रहा है। ठीक है, जो कि आपको 35 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं काट दूं तो ये आपका 175 आ जाएगा। अब 175 क्या है? 175 है कि ये आपका आखिरी मैच से पहले नंबर ऑफ विकेट्स है। अगर आपसे पूछता कि जैसे इसका आंसर तो 175 हो गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछता ना कि बता दो नंबर ऑफ विकेट्स, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ विकेट्स
आफ्टर लास्ट मैच ऐसे पूछेगा, आफ्टर लास्ट मैच ऐसे पूछेगा, आफ्टर लास्ट मैच। तो आपको पता है 175 तो पहले ले चुका है, आपका 5 विकेट और ले लिया है तो आपका क्या हो जाता, 180 आंसर आ जाता। ठीक है, तो हमेशा देखो कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आखिरी में, वरना आप सॉल्व करके भी गलत कर दोगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि द बैटिंग एवरेज। अब देखो बैटिंग एवरेज तो ऑब्वियस है, इंप्रूव होगा तो आपका वो जो एवरेज है वो इंप्रूव होगा। जैसे अगर मैंने आज 4 रन मारा, ठीक है, तो मेरा एवरेज 4 रन का है, अगले मैच में मैं 100 रन मार दिया, तो मेरा एवरेज अब कितना हो चुका है, 52 का हो चुका है। समझ रहे हो, तो मैं जितना ज़्यादा रन मारूंगा उतना ज़्यादा मेरा बैटिंग एवरेज इंप्रूव होगा। ठीक है, अब इसको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मैंने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखो क्या कह रहा है कि भाई 27 इनिंग्स का जो इसका एवरेज है ना वो 47 का, मतलब ये सारे मैच में 47 रन मारा, आप ऐसा मान सकते हो सारे मैच में 47 रन मारा है। जो उसका हाईएस्ट स्कोर है और जो उसका लोवेस्ट स्कोर है उसका जो डिफरेंस है वो 157 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इनिंग्स को, जो हाईएस्ट स्कोर और जो लोवेस्ट स्कोर वाली इनिंग्स है, इनको हटा देता हूँ, ठीक है, मतलब 2 इनिंग्स को हटाने की बात हो रही है, तो जो एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 मैचेस है ना वो 42 कम हो गया। अब एक बात बता दो, जैसे मैंने शुरू में तो सबका 47 माना था, सबका 47 माना था, अब मैं इन दोनों को जो आखिरी 2 मैचेस है ना, मतलब आखिरी 2 मैचेस ने जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले हैं, इनको अगर मैं रिमूव करता हूं, अगर मैं इनको रिमूव करता हूं तो क्या होता है, सबका जो एवरेज है, जो कितने इनिंग्स है, पहले मैं आपको इनिंग्स लिख देता हूं, ये आपकी 25 इनिंग्स है और ये आपकी 2 इनिंग्स है। शुरू में आपने सबका 47 माना है, लेकिन है नहीं, आपने माना है ऐसा। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूं ना, तो इन सबका जो एवरेज है वो आपका 42 हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 5-5 अगर मैं सब में से निकाल लूं, ये 5-5 सब में से निकाल लूं, मतलब ये जो 2 निकले हैं ये इन सब में से 5-5 निकाल के लेगा, अगर मैं 5-5 सबसे निकाल लूं तो आपका 42 हो जाएगा कि नहीं, और वही एवरेज आपको दिया है सबका। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस 25 मैच में से सब में से 5-5 निकाल लेना है। तो अगर मैं सब में से 5-5 निकालता हूँ, इस 25 मैच में से सब में से 5-5 निकाल लेता हूँ, तो आपका 125 रन निकल के आया कि नहीं। मतलब ये दोनों जो निकल रहे हैं ना, अभी तो मुझे ये जो दिख रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है 94 है, लेकिन ये 125 रन लेके और निकल रहे हैं। तो मतलब जो ए और बी, जो मतलब ये हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले जो है स्कोर, ये मिला के ये इतने रन हैं टोटल इनके पास, क्योंकि भाई 47 तो मैंने माना था, लेकिन जब ये निकल रहे तो सब में से 5-5 लेके और निकल रहे हैं, 25 इनिंग्स में से 5-5 और लेके निकल रहे हैं, तो 125 रन और लेके निकल रहे हैं, मतलब इनके पास है तभी तो लेके निकल रहे हैं। तो आपका ये 9, ये आपका ये तो मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम है वो 219 है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ। जब भी आपको डिफरेंस दिया ना, जो हम इलेक्शन में बहुत ज्यादा करते थे, डिफरेंस दिया रहता था, तो जब भी आपको डिफरेंस दिया रहा है ना, यहाँ पे आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से 157 निकाल देना है, उसके बाद आपको बराबर जो बच गया उसको बराबर बराबर बांट देना है। जैसे इसमें से मैंने 157 निकाल दिया अगर, तो कितना बचा मेरे पास, 2 बचा, और मेरे पास 6 बचा। अब इसको बराबर बराबर बांट दूंगा, 31 और यहाँ पे 31 में फिर आपको ये ऐड कर देना 157। तो जो लोवेस्ट स्कोर है वो इतना है, जो हाईएस्ट स्कोर है वो इतना है, 188। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ये फिर से समझा दे रहा हूं कि जब भी आपको 2 का सम दिया हो और आपको डिफरेंस दिया हो कि इन दोनों का डिफरेंस इतना है, तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले जो डिफरेंस दिया उसको बाहर निकाल दो, उसको आपने अलग कर दिया। ठीक है, जो बच गया उसको बराबर बराबर कर दो, 31 और 31, तो एक 31 और एक 31 प्लस आपका 157 हो जाता है। आपसे लोवेस्ट पूछे हाईएस्ट पूछे जो भी पूछे निकाल सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि अ बैट्समैन इज इन हिज 11th इनिंग मेक अ स्कोर ऑफ 77 देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मान लो हूँ सबका जो एवरेज था वो कुछ था, मानो इस लेवल पे इनका एवरेज था, इस लेवल पे एवरेज था। ये जो 11th इनिंग है ना, 11th इनिंग, इसमें ये 77 रन मारता है, तो ये क्या करता है ना, इनका जो एवरेज है वो 3 से इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, एवरेज पहले इतना था, अब सबका ना 3-3 से इंक्रीज हो जाएगा, इन सबका ना 3-3 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे 3-3 वैल्यू सबको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने इनिंग्स है भाई, ये तो 11th इनिंग है, तो यहाँ पे 10 इनिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं ये जो 77 है ना, ये सबसे पहले क्या करेगा, 3-3 सबको दे देगा, तो अब सबका बराबर हो जाएगा। जब ये 3-3 दे देगा तो अब सबका एवरेज एज जो है वो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये सबको 3-3 देता है, 10 लोग है ना, तो 3-3 देता मतलब 30 देगा, 30, मतलब इसको अपने पास से 30 निकालना पड़ेगा, मतलब ये आपका जो है 47 है, और बच्चा वो जो 30 है वो सबको 3-3 यहाँ पे दे चुका है, सबको 3-3। ठीक है, तो इसका 47 हो चुका है। अब आपसे पूछा क्या, आपसे क्या पूछा, आपसे 11th इनिंग के बाद अगर पूछेगा एवरेज तो वो 47 रहेगा, और 11th इनिंग से पहले पूछेगा तो वो कहीं ना कहीं 44 रहेगा। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है कि आफ्टर 11th इनिंग, तो आपका 47 रहेगा। समझ रहे हो, मतलब मैंने बिल्कुल फील करके आपको कराया है ये। ठीक है, अगर आप फील कर ले तो फिर आपको मतलब समय नहीं लगेगा इन क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट देखो
कह रहे कि एलॉय ए कंटेन्स मेटल्स एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो ऑफ 5:2, और जो बी है वो 3:4 में कंटेन करता है। एलॉय सी को बनाया जाता है ए और बी को 4:5 में मिक्स करके बनाया जाता है। तो आपको फाइनल एक्स का परसेंटेज बताना है एलॉय सी में। तो करते कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये जो है ना इसका जो सम है वो बराबर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी बराबर है। फिर आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर बनाने के बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको साथ में ऐड करना है, राइट वाला पोर्शन साथ में ऐड करना है। तो वो आपका रेशियो आ जाएगा एक्स और वाई का फाइनल मिक्सचर में। अब इसको बराबर बनाना, तो आपको दिख रहा है ऐसे तो 5 2 7 ऐसे ऑलरेडी है, 7 7 दोनों ऑलरेडी बराबर है। तो सिंपल आपको इसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सिंपल कर देना है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता तब मान लेता हूँ 5:3 होता और ये आपका 3:4 होता, तो यहाँ पे आपको जो सम दिख रहा है वो 8 दिख रहा है, यहाँ पे जो सम दिख रहा है वो 7 दिख रहा है। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो अब जो सम दिखेगा ना इसका भी 56 दिखेगा, इसका भी 56 दिखेगा। अब आपको कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको सोचना पड़ सकता है कि भाई किससे मल्टीप्लाई करके बराबर बनाऊं। तो मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ आपको सोचना है ही नहीं। आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप ए को 4 किलो मिला रहे हो और बी को 5 किलो मिला रहे हो। तो ए को 4 किलो मिला रहे हो तो पहले आप इसको 1 किलो बना लो। 1 किलो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 4 किलो बना लोगे। इसको भी 1 किलो बना लो और फिर 5 किलो, 5 मल्टीप्लाई करके 5 किलो बन जाएगा। अब 1 किलो मिलाना इतना आसान क्यों है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, और मैं जो तरीका बता रहा हूँ सारे सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, आपको मतलब आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा बिल्कुल। तो आप बताइए 5:2 है, यही तो है। अब इन दोनों के सम से आप डिवाइड कर दो, मतलब मैंने 5 2 7 7 से डिवाइड कर दिया दोनों को। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 किलो बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। ऐसे ये 3:4 है, 4 3 7 होता है, आप 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका देखो ये भी 1 किलो बन गया। आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, आपका दोनों 1 1 किलो बन चुका है। इसको आप 4 किलो मिला दे रहे हो, इसको आप 5 किलो मिला दे रहे हो। अब इनका आप रेशियो निकाल लो, तो आपको 7 को इग्नोर कर देना, क्योंकि दोनों जगह 7 7 है, तो आप आराम से इग्नोर कर सकते हो 7 को। ठीक है, अगर बराबर नहीं रहता है, यहाँ पे 8 रहता मान लेता हूँ, यहाँ पे 8 रहता, तो आप क्या करते, आप फिर डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते आराम से। ठीक है, अब ये आपका 20 हो गया, 4 5 20 और यहाँ पे 5 3 15, तो 20 15 आपका 35 हो चुका है। तो जो आपका x है 35/7 आ रहा है, 7 आपका चला जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो राइट साइड है 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 28 आ रहा है। तो ये आपका x रेशियो y आ जाएगा c में। ये आपका a था, ये आपका b था, और ये आपका c है। तो 35:28, या आप कह सकते हो 5:4। लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा है, ठीक है, और c में x का परसेंट मतलब 5/9 पूछा है। तो आपको पता है 1/9 आपका 11.11 होता है। ठीक है, तो 5 आपका 55.55 हो जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं जो आंसर आ जाएगा वो आपका ये वाला आ जाएगा। बाकी आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ ना, जैसे आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन है, अगर मान लेता हूँ बड़ी सी कैलकुलेशन है जहाँ पे आपका ऐसे आ रहा है, मतलब 1300/7 आ रहा है, और आपको ऑप्शंस दिया है ऐसे इस फॉर्म में, तो आपको जरूरी नहीं कि आप इसको फिर वो कैलकुलेट करो। आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आपको ऐसा देखना है, इसको ऐसे कैलकुलेट, इसको ऐसे तो कैलकुलेट कर, जैसे आपका ये ऐसे लिखा है, ऐसे अपॉन ऐसे लिखा है, तो आप इसको कैलकुलेट ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ते हो ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ो, तो यहाँ पे आपको लास्ट में 0 दिखना चाहिए। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और आपको एक तुक्का मारना है, आप कभी कभी ऐसे ले सकते हो, आप ले सकते हो, अगर हम जो आपको बता रहा हूँ उसमें आप ले भी सकते हो कभी कभी तुक्का। आपको दिख रहा है पॉइंट वगैरह में नहीं आ रहा, तो आप तुक्का ले सकते हो। कैसे तुक्का लेना है, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो 9 5 45 और 45 और 4 49 होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऊपर 9 आ रहा है। ठीक है, 9 5 45 और 45, और आपका परसेंटेज में पूछा भाई, परसेंटेज में आप ऐसे अपॉन ये अपॉन इंटू 100 ही तो करोगे। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता तो आखिरी में 0 ही तो आता। तो 9 5 45 45 2 47 में कहीं ना कहीं 7 आ रहा है लास्ट में। 9 5 45 1 46 कहीं ना कहीं 6 आ रहा है। 9 5 45 5 50 कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। तो आपका यही आंसर करेक्ट होने की चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना भाई। समझ गए कि नहीं मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको सारी बातें सीखनी है। जैसे आपका यहाँ पे आ गया, मान लो अगर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती, ये आपका आ गया कैलकुलेशन बड़ी होती, तो आपको देखना था कहाँ 0 आ रहा है। अगर एक में आ रहा तो आपका वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर ये बड़ा होता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ABC जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट आपकी ये है। 5 मंथ बाद जो होता है ए इतना आपका और इन्वेस्ट करता है, 6 महीने बाद सी इतना और इन्वेस्ट करता है, और 4 महीने बाद बी इतना निकाल देता है। ठीक है, तो जब भी ये डालना निकालने वाला क्वेश्चन आए ना, आप पहले गो में इसको कभी भी नहीं करना है, आपको पहले गो में स्किप करके दोबारा के करना है।
ठीक है, जब यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो पहले गो में कभी भी नहीं करना है, और जब दोबारा गो में आप आओ ना तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। अच्छा एक चीज़ और देखो, सब में आपका ये हजार हजार तो सब में आ रहा है, हजार हजार सब में आ रहा है, क्योंकि हमें रेशियो तो निकालना है। तो ये हजार हजार को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, हजार हजार को आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब 3 जीरो हटा के आप लिख सकते हो। तो ए ने डाला है 20, बी ने डाला है 25 एंड सी ने डाला है 10। अच्छा 5 मंथ बाद जो है ना, स्टार्ट के 5 मंथ बाद आपका जो ए है वो 4000 और डालता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि भाई शुरू के 5 मंथ तो इसने ऐसे डाला है 20 × 5, और बचे हुए 7 मंथ, क्योंकि 5 मंथ बाद ये 4000 और डाल रहा है, तो क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 1 साल के बाद पूछ रहा है, तो 4000 और डालता है, मतलब 24,000 ये 7 महीने के लिए लगाया हुआ है। मतलब 20,000 तो 5 महीने के लिए लगाया है, और फिर 4000 और डालता है, मतलब बचे हुए 24,000 ये 7, मतलब फिर 24,000 ये 7 मंथ के लिए लगाता है। आप ऐसे देख सकते हो। आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्ट, मतलब 6 महीने, स्टार्ट के 6 महीने बाद सी जो है वो 8,000 और इन्वेस्ट करता है। मतलब सी की बात, सी यहाँ पे है, तो शुरू के 6 महीने इसने इतना डाला है, और आखिरी 6 महीने इतना डाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बी की, तो 4 महीने बाद क्या करता है, ये 8,000 निकाल लेता है। मतलब शुरू के 4 महीने तो इसने इतना डाला है, और बचे हुए 4 महीने इसने 8,000 निकाल लेता है, मतलब कहीं ना कहीं इसने 17,000 डाला है। ठीक है, यही तो किया भाई, यही तो किया है, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना। हाँ, इतना ए बी ने निकाल लिया। ठीक है, तो बचे 8 महीने इसने। अब इसको आप देख लो क्या आ रहा है आपका, ये 20-25-100 आ रहा है, और 24-27-7-28, 7-28, 7-14, मतलब 248 आ जाएगा ये। ठीक है, 248 आ जाएगा, 7-28, 7 लगा 2, 7-14, 2 16, 268 आ जाएगा, सॉरी 268 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 268 को पहले डिवाइड कर लूँ ना, तो ये कितने से जाएगा, ये आपका जाएगा 4 से जाएगा। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 67 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर है ना, आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 67 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज पास पास है, तो आपका 67 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको आगे करके देखना हो आप कर लो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूछा क्या था, हाँ आपको पूछा था यही, हाँ रेशियो पूछा था प्रॉफिट का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज इतना, एंड द रेशियो ऑफ दियर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज 2:3 एंड 3:4 रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना, देखो बहुत आसान है कैसे। देखो प्रेजेंट इनकम जो है ना, यहाँ पे इनकम की ही बात हो रही है सिर्फ, तो आपको एक्सपेंडिचर वगैरह का ध्यान नहीं देना है। प्रेजेंट इनकम जो है वो 5:8 में है, किसकी, एक्स और वाई की। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, अब अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हो ना, लास्ट ईयर जो था और प्रेजेंट ईयर जो, ये मतलब ये लास्ट और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया है आपको। ठीक है, तो एक बात बताओ, प्रेजेंट ईयर में इतना है और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 है, मतलब इस 3 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, आपको लास्ट ईयर का निकालो तो आपको इस 2 की वैल्यू निकालनी होगी। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो देख रहा हूँ, ये लास्ट ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर है। तो प्रेजेंट ईयर इस 3 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है ना, आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। ये 4 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, आपको इस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप लास्ट ईयर का निकाल लोगे। तो अगर मुझे लास्ट ईयर का निकालना रहता, लास्ट ईयर का, तो ये जो 5 की वैल्यू है ये बेसिकली 3 की वैल्यू है, और आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। आप देखो ना, यहाँ पे 3 की वैल्यू 5 है, आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 4 की वैल्यू 8, मतलब डबल है, तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये इनका लास्ट ईयर का जो वो है उसका रेशियो है। अब इन दोनों को जोड़ के आपको लास्ट ईयर का दे रखा है यहाँ पे सम 56,000, तो इनको जोड़ो, तो 10, 28/3, 28/3 की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है 56,000। तो कहीं ना कहीं आपको 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 6,000 दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि प्रेजेंट इनकम, भाई ये प्रेजेंट इनकम है, और वाई की 8, 8 6 48, तो 48 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेन्स टू द नंबर ऑफ गोट्स इन द फार्म इज 5:4, एंड दैट ऑफ ऑन द फार्म इज 5:7। मतलब आप ये समझ लो कि फार्म ए में जो हेंस और गोट का जो रेशियो इतना है, और फार्म बी में जो रेशियो इतना है। What could be the ratio of the total number of hens to the total number of goats in the farm A and B taken together? अगर मैं साथ में ले लेता हूं तो आपको बताना है, तो ठीक है, आपको रेशियो बताना है हेंस और गोट का। अगर अगर इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए एंड बी आर इक्वल, मतलब इसमें एनिमल जो है इस रेशियो में है, टोटल कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। बाई रेशियो में देखो तो टोटल 9 हो गए। यहाँ पे 5:7 में है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 12 हो गए।
तो पहली बात तो आपको कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो आपको इनको बराबर बनाना पड़ेगा। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके बराबर हो जाएंगे। बाकी मैंने क्या बताया, बराबर बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्या है, 5 और 4 लिखो, इन दोनों को सम से डिवाइड कर दो तो ये भी 1 बन चुका है। यहाँ पे 5 और 7 लिखो, 12 से डिवाइड कर दो तो आपका ये भी 1 बन चुका है, दोनों 1 बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों को साथ में ले रहे हो भाई, ये रेशियो इन दोनों को साथ में ले रहे हो, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है एक बार में, इधर लिख देना है रेशियो, इन दोनों को जोड़ के आपको इधर लिख देना है, यही रेशियो होगा। क्योंकि आप इनको ना, अगर दोनों बराबर मतलब ये दोनों बराबर है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो बराबर, तो आपको फाइनल रेशियो बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 3 से कर देता हूं, ठीक है। तो आपका नीचे 36 आ जाएगा सब में, तो उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। 5 चौक 20, 20 प्लस आपका ये कितना आ चुका है, 20 प्लस 15 आपका आ चुका है 35, ठीक है। 4 चौक 16, 16 सात त्रिक 21, 21 और 16 आपका 37 आ चुका है, तो ये आपका आ चुका है 37। तो ये आपका हो जाएगा रेशियो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कैसे करेंगे, 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब ए बी सी डी ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रपोर्सन, प्रपोर्सन में है, मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, बी 35 ज़्यादा है ए से, डी आपका 60 ज़्यादा है सी से, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज 5376 है। वो आपको सम बताना है ए बी सी डी का। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्वियस है आपको लगा होगा कि ये बिल्कुल नया नया क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील आए ना कि भाई एकदम नया क्वेश्चन है, आपको उसको पहले गो में नहीं करना है, आप उसको स्किप करो, दोबारा आके करो, और दोबारा आके बहुत ही पेशेंस के साथ करो कि भाई लिखा क्या है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमें समझ ही नहीं आता अप्रोच कैसे करना है, लेकिन फिर हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल क्या करना होता है, जो बातें कही हैं उसको एक बार लिखो तो सही। तो मैंने क्या किया भाई, एबीसीडी प्रपोर्शन में है, तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी मैंने लिख लिया। अब आगे क्या बातें लिखी हैं, बी 35 ज्यादा है ए से, तो मतलब ए प्लस 35, भाई 35 ज्यादा मतलब बी आपका ए प्लस 35 है। ऐसे डी 60 ज्यादा है सी से, तो सी प्लस 60, ये हो गई डी की वैल्यू। अब आपको देखो यहाँ पे AC का प्रोडक्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे AC और AC आ रहा है, तो पहले AC लिखो बाद में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे AC प्लस 60A इक्वल्स टू AC प्लस 35C, तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कट जा रहा है। यहाँ से A और B का जो रेशियो आ रहा है वो 7:12 आ जा रहा है, क्योंकि आप देखो ना, इसको 5 से काट दो तो A के सामने आपको 7 दिखेगा, C के सामने आपको 12 दिखेगा। अच्छा मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ए और बी जो है वो 7x और 12x है, ऐसा मान लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट दिया है। तो 12x की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 5376। तो यहाँ से अगर मैं काट देता हूँ इसको 12 से, तो 12 चौक होता है 48, 5 हो गया 57 हो गया, चौक होता है 48, अट्ठे होता है फिर आपका, ये आपका जाएगा 6 बार और फिर जाएगा 4 बार। तो यहाँ से आपकी, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है, ठीक है। अब आप बताओ ए और बी का जो सम है, आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, ए प्लस बी प्लस, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, यहाँ पे आपसे ना क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, जहां पे आपको पता है सी क्या है, सी आपका, सॉरी बी क्या है, बी आपका क्या है, बी आपका है ए प्लस 35, और आपका डी क्या है, आपका सी प्लस 60 है। तो आपको दिख रहा होगा भाई 2a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, प्लस आपको क्या बताना है 35, मतलब फिर प्लस आपको 95 बताना है। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है भाई, 12 7 19, 19 इंटू 8 मतलब 152, 152 इंटू 2 मतलब 304, भाई 304 ही तो हुआ, 304 प्लस 95, 399, ठीक है। तो आपका आ गया सी वाला करेक्ट आंसर आ गया। तो मतलब शुरू में आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो मैंने पहले कभी नहीं किया, आपने स्किप किया, दोबारा आए, दोबारा भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, लेकिन आपको क्या, आपको जो चीज लिखी है उसको लिखो, एक बार जो चीज आपको दी उसको लिखो, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द इनकम ऑफ PQR आर इन द रेशियो ऑफ 10:12:9 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ इतना इतना इतना। अब कैसे करते हैं भाई, देखो आपको पता है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम दिया है आपको 10:12:9 में इनकम दे रखा है, और जो आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर वो आपको दे रखा है 12:15:8। अब आपको यहाँ पे कह रहा है, आपको क्यू के बारे में बताया, आपका ये पी है, ये क्यू है, ये आर है।
तो आपको क्या दे रखा है कि Q 25% सेव कर रहा है। अगर Q 25% सेविंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका 75% की वैल्यू हुई। अगर ये 75% की वैल्यू हुई जो कि एक्सपेंडिचर है तो 100% इनकम होगा, तो 100% की वैल्यू 20 होनी चाहिए कि नहीं। तो ये जो आपको 12 दिख रहा है ये आपका 20 होना चाहिए। तो आप इसको बना सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? आप 20/12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 20 बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि भाई ये 15-75% है तो 20 आपका 100% होगा जो कि इनकम होगा। तो मतलब आपको सबको 20/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सबको 20/12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपसे पूछा कि आपसे पता है रेशियो, सेविंग्स का रेशियो पूछा है। अब आप सेविंग्स निकाल दो तो आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहो तो आपको दिख रहा है ये आपका चला गया है 6 बार, मतलब 100/6। इसकी जो वैल्यू आ रही है 100/6 आ रही है। इसकी वैल्यू आपकी 20 आ रही है और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3 हो गया, ये 4 हो गए, 4×5 हो गया, तो कहीं ना कहीं 15 आ रही है। अगर मैं देखूँ तो 100, इसकी जो सेविंग्स आएगी, सेविंग्स वो आएगी 100/6 -12। इसकी आपकी 20 - 15 आएगी, इसकी 15 - 8 आएगी, ये तो आएगी मेरे भाई। तो 100/6 -12 करो तो 12×6 = 72 होता है, मतलब 28/12 आएगी। इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी आपकी 5 आएगी और इसकी आपकी आएगी 7 आएगी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा काट सकते हो, नहीं नहीं 4 से। ठीक है, 4 से काट सकते हो क्या? 4 तिहाई 4 सकते। ठीक है, 4 से काट, मैंने कुछ गलती किया, कुछ तो गलत किया है मैंने। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा नीचे, सॉरी 6 आएगा, मैंने ये गलती की, यहाँ पे 6 आएगा, एक सेकंड दो, यहाँ पे आपका 6 आएगा। ठीक है, 6 आया तो आपने इसको काट दो, 14/3 से काट दिया आपने, तो 14:15 आपका 21 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। Shankar comes to buy a t-shirt in a showroom. He purchases a shirt which cost 1020 after a discount. He pays his bill in the form of 50 paisa, 20 paisa and 10 paisa in the ratio of 2, 3, 4. देखो सबसे पहले ना कॉइन्स के क्वेश्चन अभी थोड़े से नए टाइप्स के पे आए हैं, लेकिन आपको पुराने वाले को भूल नहीं जाना, क्योंकि चांसेस जो है ना वो पुराने वाले टाइप के आने की ही रहती हैं। ठीक है, ये नया टाइप का आया था लेकिन चांसेस पुराने वाले, क्योंकि पुराने वाले फेमस है। ठीक है, और आपको मॉक्स वगैरह में ना ये ज़्यादा टकराते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है समझो। आपको पता है 50 पैसा कॉइन्स, 20 पैसा कॉइन्स और 10 पैसा कॉइन्स को आप इस रेशियो में ला रहे हो, तो आपको मान लेना कि भाई इसको मैं 2x, देखो ये रेशियो दे रखा है, आपने क्या किया, आपने एग्जैक्ट मान लिया मैंने 2x, 3x और 4x मिलाया है। अगर आप 50 पैसा कॉइन्स को 2x मिलाते हो तो ये तो आपका 0.5 रुपीज़ है ना, ये आपका 0.2 रुपीज़ है, ये आपका 0.1 रुपीज़ है। तो आपने इसको मिलाया है 3x, इसको मिलाया है 4x, इनको जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो आपके टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अमाउंट आपका ये दिया है, फिर आपको 10 पैसा निकालना है, मतलब आपको 4x की वैल्यू निकाल देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब आपके दिमाग में चलना है। जब दिमाग में चलने पे आप डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखना है? 0.5 × 2 मतलब 1, 1 × x आपका x हो गया, प्लस 0.2 × 3 0.6x, 0.1 × 4 0.4x। ये आपका टोटल अमाउंट निकला है, वैल्यू निकली है, वैल्यू मतलब टोटल रुपए जो कि आपको दे रखा है 1020। तो आपको यहाँ पे 2x की वैल्यू निकल जाएगी 1020। आपको 4x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे 4x ही तो माना है, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2040। तो आपका 2040 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे 10 पैसा कॉइन्स पूछा है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का भी तरीका सेम ही है लगभग। क्या कह रहा है कि P pays Q a sum of 150 using coins 2, 5, 10 rupees coin. He used a total of 50 coins. If the ratio of 2 and 5 coins used is 5:2, then how many coins of 10 are used in the payment? पहली बात तो आपको इसको बेसिक से करना है, ट्राई करना है, बाकी इसका मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़ कैसे करना है। आप देखो, आपसे 10 पैसे कॉइन्स का पूछा है और आपको 2 और 5 के कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 5:2। अगर मैं 2 और 5 को साथ में देखूं तो कहीं ना कहीं आपको 7 दिख रहा है, 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल होगा। आपसे 10 पैसे को कॉइन्स पूछा है कि 10 पैसे के कितने कॉइन्स है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टोटल कॉइन्स 50 है ना, टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स आपके 50 हैं, टोटल कॉइन्स 50 हैं। 10 वाले कॉइन्स अगर 2 होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं 48 कॉइन्स होते हैं आपके 2 और 5 वाले। भाई 10 रुपीज़ वाले कॉइन्स अगर 2 होते हैं, अगर मैं मान लेता आंसर 2 होता तो कहने के बचे हुए कॉइन्स 48 होते कि नहीं। बचे हुए कॉइन्स कौन से हैं, 2 और 5 के हैं, जो कि 5:2 में मतलब 7 का मल्टीपल है। अगर मैं साथ में लूँ तो 7 का मल्टीपल है, जो कि ये नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो बचे हुए कॉइन्स कितने होते हैं, 49 होते हैं।
अगर मैं इसको देखूँ तो बचे हुए कॉइन्स 46 होते हैं, इसको देखो तो बचे हुए कॉइन्स 45 होते हैं। ये भी आपका मल्टीपल, ये आपका मल्टीपल नहीं है, ये भी आपका मल्टीपल नहीं है, ये आपका मल्टीपल है, आपका आंसर बी हो गया। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करना है, देखो आपको पता है कि टोटल 50 कॉइन्स हैं, मतलब आप ऐसा मान लो ना कि 10 रुपए के वाई कॉइन्स है, ऐसे मान लो वाई कॉइन्स है, और आपको पता है कि इसके 5x है, इसके 2x है, तो 2 इंटू 5x 10x हो गया, प्लस 5 इंटू 2x मतलब 10x हो गया, प्लस 10 इंटू वाई हो गया 10y। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 50 कॉइन्स, सॉरी 50 कॉइन्स नहीं, ये तो मैंने वो कर दिया है ना, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वैल्यू लिखा है, वैल्यू आपको 150 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू 150 रुपये दिया है, मतलब आप ऐसे कर सकते हो 2x प्लस वाई जो है वो आपका 15 आ चुका है, 15 आ चुका है। ये पहली इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये 5x है, ये 2x मतलब 7x हो गया, 7x प्लस वाई, आपने वाई माना था, ये आपके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो कि 50 है। आपसे पूछा कि आपसे पूछा वाई की वैल्यू पूछा, तो आप वाई की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हो यहाँ से, या आप एक्स की वैल्यू निकाल के कर लो। आप एक्स की वैल्यू चलो निकाल लो, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी एक्स की वैल्यू 5 आ रही है। एक सेकंड देख लेता हूँ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप सब्सट्रैक्ट कर दो सिंपली, तो आपका 5x इक्वल्स टू 35 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है तो आपकी वाई की वैल्यू 1 आ चुकी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप थोड़ा गेस, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो आपको दिख रहा होगा 5 2 7 7 का मल्टीपल और बचा हुआ 1, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या कह रहा है कि 13 ए बी सी आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स, मतलब 13 ए बी सी ये सारे अलग अलग नंबर है, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर, 13 ए का ले लूँ, 13 बी का ले लूँ, 13 सी का ले लूँ, 13 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहली बात तो अगर इसका एचसीएफ 13 है, मतलब 13 इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ए आपका 13 का मल्टीपल होगा, ऐसे बी भी आपका 13 का मल्टीपल है, और सी भी आपका 13 का मल्टीपल है, और सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपका सब 60 से कम है, और यहाँ पे दे रखा है ये। अच्छा आप बताओ, अगर मैं 60 से कम के मल्टीपल देखूँ 13 का, तो 13 हो जाएगा, आपका 26 हो जाएगा, आपका 39 हो जाएगा, आपका 52, यही तो होगा, इसके अलावा थोड़ी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे इसकी पहले बात तो 13 एबीसी सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब एबीसी आपका 13 तो हो नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। अब एबीसी आप इन्हीं तीनों में से होगा, क्योंकि भाई इसके बाद तो 60 पार हो जाएगा ना, 65 आ जाएगा, मतलब उसको नहीं ले सकते हैं। अब आपके पास 3 नंबर है, आपके पास एबीसी है, जिसमें सी सबसे बड़ा है, मतलब ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा। आपकी एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे ए प्लस सी, जो कि आपको दिख रहा है 78 डिवाइड बाई बी मतलब 39, जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2, तो करेक्ट आंसर आपका 2 आ जाएगा। दिखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा था, लेकिन है बहुत आसान। आ जाओ नेक्स्ट पे, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर का, टू प्राइम नंबर्स मान लेता हूं ए और बी हैं, ए और बी हैं, टू प्राइम नंबर ए एंड बी, तो इनका जो एलसीएम होता है वो आपका ए इंटू बी होता है, और जो इसका एचसीएफ होता है वो आपका 1 होता है। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन बी है, और जो एलसीएम है, मतलब मुझे ये देखना है कि ये किन दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो मुझे वो दो नंबर पता चल जाएंगे। तो आपको दिख रहा है ये 11 से डिविजिबल है, कैसे भाई, 9 2 11 और ये 0, तो 11 माइनस 0 11, 11 का मल्टीपल ये 11 से, तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, ये 11 इंटू 19 दिख रहा है, मतलब दोनों नंबर आपके 11 और 19 हैं, जिसमें आपका ए बड़ा है, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी ये, और बी की वैल्यू हो जाएगी ये। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू अगर 19 है तो मतलब 361, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी निकालना है ना, माइनस 11, तो कहीं ना कहीं आपको ये 350 करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। आ जाओ नेक्स्ट पे, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 23 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 30। मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल बेसिक से सोचो, जैसे मैं आपको बताया ना वैसे सोचो। आप बताओ सारे नंबर्स 23 है कि नहीं? सारे नंबर 23, भाई एवरेज है, अगर 50 नंबर सारे नंबर 23 है। अगर मैं सारे नंबर को 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब सारे नंबर कितने हो चुके हैं? सारे नंबर आपके इतने हो चुके हैं, सारे नंबर आपके इतने हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब सबके पास इतना इतना है, तो वही तो एवरेज, भाई जो नंबर सबके पास बराबर बराबर है वही उसका एवरेज होता है। तो जो एवरेज हो जाएगा अब नया एवरेज, वो 23 इंटू 13 हो जाएगा, मतलब 3 3 9, 9 आपको दिखना चाहिए, आपको 9 दो जगह दिख रहा है, तो 230 और प्लस 230 तो ज़्यादा ही होगा, तो आपका 299 भाई 230 बाई इंटू 10 करो तो 230 हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में तो कन्फ्यूजन थी, तो भाई 230 से तो ज़्यादा होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया। अगर मैं सब में 13 13 जोड़ देता तो भी आपको पता है सब 23 प्लस 30, क्योंकि सब में अगर मैं 13 13 जोड़ रहा हूँ ना, तो मतलब मैं सबको 13 13 और दे रहा हूँ,
मतलब अब सबके पास 23 + 13 है और जो चीज़ सबके पास है वही मेरा एवरेज हो गया। तो अगर मैं तेरे तेरे जोड़ता तो आंसर क्या आ जाता, 36 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे मतलब आप कर सकते हो, जो भी ऐसा पूछा अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो ना तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अच्छा एक बात और बताओ, मैं बोल दूं कि सबके पास 23 23 23 23 हैं, ऐसे 50 नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे 50 नंबर्स हैं। वैसे उसको आप बेसिक से भी कर सकते हो लेकिन सोच के भी कर सकते हो। अगर मैं शुरू के 25 नंबर को अगर मैं सब में चार चार ऐड कर दूं और सब में चार चार ऐड कर दूं और लास्ट को ऐसे ही रहने दूं, ऐसे ही रहने देता हूं मैं, तो अब एवरेज बताओ। तो आपको पता है भाई, अब सबको आपको क्या करना है, आपको सबको बराबर बराबर बांटना है। तो इनके पास शुरू के 25 के पास चार चार है, आप क्या करोगे, आप दो दो बाकी को दे दो, इस सबका हर एक अपना ना, जैसे इनके पास चार है तो क्या करेगा, सब में बराबर बराबर बांटना है ना, तो ये अपना दो निकाल के इसको दे देगा, ऐसे ही सब अपना दो दो निकाल के दूसरे को दे देंगे जो बचे हैं। तो अब सबके पास कितना कितना हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा, क्योंकि भाई चार बढ़ाने के बाद 27 हो गया था ना, तो इन्होंने दो दो दे दिया क्योंकि हमें सबको सबको बराबर करना है, तो सबके पास 25 25 हुआ है, तो अब एवरेज जो है 25 हो गया। ऐसा आप सोच के भी कर सकते हो, अदरवाइज ये तो अलग से हम जो किए थे ना कि भाई शुरू के जो 25 हैं तो 25 × 4 बढ़ा दिया है, इसको सब में बांट दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप थोड़ा सोच के भी कर सकते हो ये सब चीजें। आ जाओ नेक्स्ट पे, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको सम ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, पहले इसको क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं आपको सारी चीजें रिकॉल कराता हूँ। तो आपको पता है क्या होता है, n+1 to n+1/6। ठीक है, अब ये आपका सम हो जाएगा, सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसको आप n से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये एवरेज हो जाएगा। तो आप n से डिवाइड करो तो जो ऊपर n+1 to n+1 आ रहा है उसमें n का जो n है ना, सिर्फ वो नीचे वाले n से चला जाएगा। मतलब आपका सिंपल क्या हो जाएगा, n+1 to n+1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो n है ये इस वाले n से चला जा रहा है। ठीक है, तो n 45 46 हो गया, ये आपका 91 हो गया, और ये आपका 6 को आप ऐसे लिख दो, चलो 6 ही लिख दो डायरेक्ट, या 2 × 3 लिख दो, तो ये आपका 23 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका 23 हो जाएगा, और 9 × 27, हाथ लगा दो, 9 दूनी 18, 2 20 हो गया, 18 9 6 9 करके एक ही है क्या, दो है। ठीक है, तो 29 23 6 9 7, तो 6 9 7 आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें रिकॉल कराता हूँ। सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ देखो सबके साथ सम ऑफ लगा हुआ है ना, स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आप देख लेना। ठीक है, क्या बोला, n+1 to n+1/6, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आप ऊपर से लिख लेना। इसका क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, मैंने आपको दो तीन बातें और बताई थी, क्या बताई थी अगर आप थोड़ा सा आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि एवरेज ऑफ n, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये आपका क्या आया था, ये आपका n+1 आया था, और अगर यहीं पे मैं ऑड कर दूं, ऑड, तो उसका आंसर n आया था। मतलब ऑड में n के लिए n आएगा और इवन में n के लिए n+1 आएगा, आपको ये बात याद रखनी थी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 36 इफ ईच ऑफ 75% ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाय 6 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 9। तो आपको एवरेज बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 75% दिख रहा है ना, और यहाँ पे आपको 25%, रिमेनिंग 25% है, तो आपको सिंपल मान लेना है कि चार नंबर थे, आप ऐसे मानो चार नंबर थे, जिसमें तीन नंबर को मैंने डिक्रीज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है 6 से, और बचे हुए एक नंबर को मैंने डिक्रीज कर दिया है 9 से। तो आपका शुरू में एवरेज 36 था, शुरू में मतलब सबके पास 36 36 है। अब मैंने क्या किया है, इसमें से तीन को, क्योंकि मैंने तीन और एक टोटल चार नंबर माने हैं, तो तीन को मैंने इंक्रीज कर दिया है 6 से, और एक को मैंने डिक्रीज कर दिया है 9 से। अब जो ये मेरा एक्स्ट्रा चीजें हुए ना, इसको मैं चारों में बराबर बराबर बांट दूंगा। ये ज्यादा भी हो सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने चार नंबर माने थे। तो 36 प्लस
छत्रिक 18 9/4, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। तो आपका 38.25 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 10 years ago the average of age of family of 5 members was 38, ठीक है। Two new members join whose age difference is 8 years. If the present average age of family is the same as it was 10 years ago, तो what is the new younger member? अब देखो करते कैसे हैं, आपको सबसे पहले ना क्या करना है, देखो दो नए मेंबर्स का आपको बताना है सम, पहले बात तो सम पता लगना चाहिए। तो आप पहले ऐसा कर लो ना कि आप प्रेजेंट टाइम का सम निकाल लो पहले। प्रेजेंट टाइम में टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एज का सम निकालो। तो एक बात बताओ, 5 लोग थे जिनका 5 लोग थे 5 लोग, एक सेकंड देखो 5 लोग थे जिनका 10 साल पहले एवरेज एज 38 था। तो 10 साल पहले था, 10 साल बाद इन सबका एवरेज एज 48 हो जाएगा कि नहीं सबका, क्योंकि भाई सब में 10 10 बढ़ रहा है ना। तो पहले सबका 38 था, ऐसे तो मानते हो आप। अब सबका 48 हो चुका है। तो 48 इंटू 5 मतलब कहीं ना कहीं अब इन 5 लोग का जो 5 मेंबर्स है ना, इन 5 लोग का जो प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज है 5 लोग का, ये आपका कहीं ना कहीं 240 है, ठीक है। 48 इंटू 5। अगर दो नए मेंबर और आ जाते हैं, मतलब अब टोटल 7 मेंबर्स हो चुके हैं। दो नए मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, अब ये आपके 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। हुज एवरेज डिफरेंस इज 8 ईयर, वो हम बाद में देख लेंगे। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज द 10 ईयर्स एगो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली मतलब अब ये 7 लोग हैं, ठीक है। ये 7 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। ये 7 लोग हैं, इनका जो एवरेज है वो 10 साल पहले जितना था उतना है, मतलब आपका 38 है। 38 है भाई, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब जो है वो 10 साल पहले जितना था 38 था, उतना ही है प्रेजेंट में इन 7 लोग का। मतलब अगर मैं सम बताऊं ना, सम ऑफ 7 मेंबर्स, सम ऑफ एज ऑफ 7 मेंबर्स, सम ऑफ एज ऑफ 7 मेंबर्स, और ये भी क्या प्रेजेंट का, ये 5 मेंबर्स का था प्रेजेंट का ना, ये बात समझ लेना आप। तो ये आपका 38 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि पहले 38 था अब 7 है। तो 8 से 56, हाथ लगा 5, ठीक है। अब भाई इतना है, इतना इतना इतना, तो बचे हुए जो 2 लोग हैं भाई, 2 लोग यहाँ पे भाई, ये 5 लोग थे, ये 7 लोग हैं, और दोनों का प्रेजेंट ही तो है। तो कहीं ना कहीं जो 2 लोग हैं ना, इनका जो सम ऑफ एज होगा वो होगा 26। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है, अभी पीछे जाके बताइए कि यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिया, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस 8 निकाल दूंगा। जब मैंने 8 निकाल दिया तो बचा कितना, 18 बचा। 18 में बराबर बराबर बांट दूंगा, तो एक की एज हो जाएगी 9, एक की एज 9 + 8, तो 9 और 17। आपसे पूछा क्या है, आज सोचा व्हाट जो यंगर मेंबर है, यंगर मेंबर में छोटा वाला जो है वो 9 है, तो आपका 9 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है, थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन आसान है काफी। The average of 18 numbers is 37.5. If 6 number of average x are added to them, then the average of all the numbers increase by 1. The value of x is. अब देखो मैं चाहूँ आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा खुलने लगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने 18 मेंबर का मैंने 37.5 मान लिया है। 37.5 सबका मान लिया, ये 18 मेंबर्स हैं, इनका सबका 37.5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 6 को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 को मैं और ऐड कर रहा हूँ। तो इनका जो एवरेज है ना वो 1 से इंक्रीज हो चुका है, मतलब इन सबका 38.5 अब हो चुका है, मतलब सबका 38.5 हो चुका है, सबका, ठीक है। यहाँ पे 6 लोग हैं। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस आपको पता है इनका 38.5 नहीं, उससे ज़्यादा होगा, तभी तो ये बांटेंगे। अब यहाँ पे 18 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आप समझो, जब ये आए होंगे ना, तो ये अपने पास तो 38.5 रखे हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा लाए होंगे। जो एक्स्ट्रा लाए होंगे यहाँ पे, जैसे 38.5 तो मैंने माना है ना, क्योंकि सबका 38.5 हो चुका है, एक से बढ़ चुका है। तो ये तो है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा लाए होंगे, और जो एक्स्ट्रा लाए होंगे ना, ये सबको एक एक दिए होंगे, एक एक। क्यों एक एक दिए होंगे भाई, क्योंकि सबका एवरेज अब 38.5 हो चुका है ना, सबका 38.5, मतलब एक एक सबको दिए होंगे। मतलब ये 6 लोग हैं, पहली बात तो ये 6 लोग हैं, और यहाँ पे 18 लोग हैं। ये 6 लोग 18 लोग को एक एक दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हर एक बंदा 3-3 दे रहा है, 3-3 हर एक, मतलब 3 एक्स्ट्रा लेके आए, 3 बंदों को दे रहा है, ऐसे ये 3, तभी तो 18 हो पाएगा,
ठीक है, मतलब हर एक बंदा अपने साथ 3 एक्स्ट्रा लेके आया है, समझ रहे हो। जैसे इनका जो एवरेज वेट होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ सबका वेट जो है वो 41.5 है, 41.5 है, 41.5 है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 3 को एक एक दे रहा है, एक एक दे रहा है, तो इनके पास कितना हो गया, इनके पास 38.5 हो चुका, 38.5 हो चुका, 38.5 हो चुका। इसका 3 दे चुका तो इसका 38.5, प्लस सबके पास 38.5 हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो कैसे किया मैंने। तो आपको ये इतना मतलब ऐसे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस दिमाग खोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, सिंपल देखो क्या करना है। आपको पता है कि 18 मेंबर्स हैं, इनका जो एवरेज वेट है वो 37.5 है। अब मैंने जब 6 को ऐड किया तो एवरेज एज 1 से बढ़ चुका है, मतलब इनका जो है 38.5 हो चुका है सबका। साथ में अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लाए होंगे ये, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लाए हैं वो सबको एक एक बांटना है, सबको एक एक बांटना है। तो यहाँ पे 18 लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये 3 3 एक्स्ट्रा, 38 के बाद 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई 38 तो हो गया बढ़ के ना, इसके बाद 3 एक्स्ट्रा लाए होंगे, तभी सबको एक एक बांट पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर आ चुका है वो यहाँ पे 41.5 सब लेके आएंगे, तो जो सबके पास है वही उसका एवरेज है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए। अदरवाइज आप अगर फॉर्मूला लगाते हो ना तो आप ये प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलतियां करोगे। इफ अ मैंस एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन, ठीक है, 3 चिल्ड्रेन, तो मैं मानता हूं कि इनके जो 3 बच्चे हैं इनका जो सम ऑफ एज है वो x है, तो मैन का 4 टाइम्स है, तो मैन का जो हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स इसका जो एज होगा वो 4x प्लस हो जाएगा 6, और इनका ये सम ऑफ एज है, मतलब ये आपका 6 साल बाद ना ये तीनों लॉन्डो में 6 6 एज बढ़ेगा, मतलब 18 एज, मतलब x प्लस 18 हो जाएगा। सॉरी 6 साल बाद ना, हाँ 3 लॉन्डे तो 6x प्लस 18 हो जाएगा। तो 6 साल बाद इसका जो एज है वो विल बी द ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो भाई तीनों का सम कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 18 हो जाएगा, और ये इसका कितना टाइम्स है, ट्वाइस टाइम्स है, मतलब 4x प्लस 6 अपॉन x प्लस 18 जो है वो आपका 2/1 है। तो 4x प्लस 6 जो हो जाएगा वो आपका 2x प्लस 36 हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो आपसे पूछा गया मैन का प्रेजेंट एज 15 चौका 60, तो आपका 60 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड अ सन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड हैं। जब लैंग्वेज बेस्ड आता है तो आपको ना पहली बात तो अगर आपको पढ़ के ऐसे समझ में आ रहा है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो ना आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, हो सकता है आपने ऐसा क्वेश्चन कभी पहले सॉल्व न किया हो, तो आपको स्किप करना है पहले को, और दूसरे को में आना तो क्या करना है। और पहली बात तो ये समझो कि भाई सारे अजीब अजीब क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, ऐसे 1 2 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से आपको पढ़ने में फैमिलियर नहीं लगते हैं, तो उसको आपको आराम से बाद में करना है, और बाद में जब करना है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हर सन आर इन द रेशियो ऑफ 6 और 1। When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father age to his mother age is 13:11. When the son becomes as old as his father now, then the sum of ages of father and son will be 115। तो आपको प्रेजेंट एज बताना है। अब आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, कभी किया नहीं, तो आपको जो चीज़ें पता है वहां से आप स्टार्ट करो, मतलब लिखना है, आप जो चीज़ें उसको लिखो तो सही। तो मैंने जिस जब ये क्वेश्चन मेरे सामने में आया ना, तो मुझे भी, मैंने भी पहले कभी ऐसे करने आने था, तो मैं बिल्कुल बेसिक से गया। लाइक मुझे पता है कि भाई इनका 6 और 1 है, तो मैंने मान लिया कि मदर की जो एज है वो 6x है, और जो सन की एज है वो x है। ठीक है, जब सन की एज उसकी मदर के बराबर हो जाती है तो भाई ये x है, ये 6x है, अगर मैं 5x साल बाद, भाई इसकी एज 6x है, इसकी एज x है, तो 5x साल बाद इसकी एज 6x हो जाएगी कि नहीं। तो मैं 5 साल बाद चला गया, तो दोनों में मैं 5x ऐड कर दूंगा, तो इसकी एज आपकी 11x हो जाएगी और इसकी एक एज 6x हो जाएगी। ठीक है, तो ये सन की एज अब 6x हो चुकी है, तो इसकी मदर की एज इतनी हो जाएगी। When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of father age to his mother age is 13:11। तो मदर की एज 11 है और फादर की एज 13 है, तो मदर की तो 11x है, तो कहीं ना कहीं जो फादर की एज होगी वो अब 13x हो चुकी है कि नहीं, बिल्कुल हो चुकी है। अब क्या कह रहा है, when the son becomes as old as his father now, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 6x है, और आपका ये देखो 7x, 7x साल बाद जाके 13x हो जाएगा, तो 7x साल बाद जाके इसकी एज कितनी हो जाएगी, 13x हो जाएगी। तो ये अपने पापा कितना बड़ा हो गया है अब, और इसके पापा की एज कितनी हो जाएगी भाई 7x, इसमें तो ऐड करूंगा तो 20x हो जाएगी। और इसकी मदर की एज अगर मैं बात करूं तो भाई 7x साल बाद की बात हो रही है ना, तो इसकी मदर की एज 18x हो जाएगी। देन द सम ऑफ एजेस ऑफ द मदर एंड सन, सॉरी फादर एंड सन इज 115, मतलब इन दोनों का जो सम है ना, मतलब 30
3x की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे 115 दे रखी है, मतलब x की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। जब x की वैल्यू 5 आ चुकी है, आपसे पूछा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, देखो प्रेजेंट एज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो अभी तो मैंने ये आपका बाद का निकाला था ना, ये बाद की एज है, 5x साल की बात है, 7x साल की बात है, तो मुझे यहाँ पे जाना है, तो भाई यहाँ पे 5x मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5x कम हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट एज पे पहुंच जाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 8x की वैल्यू बतानी है, तो 8 पच्चे होता है 40, तो आपका 40 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सोल्यूशन इसका आसान था, कुछ भी हमने ऐसे रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं लगाया। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट वाज 0.5 kg. If 10 apples with an average weight of 0.7 kg are removed from the basket and 5 apples with an average weight of 0.6 kg are added to the basket, then the average weight of the apple in the basket decreases by 0.1 kg. What was the initial number of apples in the basket? ठीक है, अच्छा एक बात मुझे आप मुझे बता दो बस इतना कि मैंने क्या किया, मैंने शुरू में सबका जो एवरेज वेट माना है उस 0.5 माना है। अब हम डेविएशन देखते हैं भाई, जितना डेविएशन आ रहा है उसको फिर बचे हुए जितने भी बास्केट है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, 0.5 मैंने माना, अब मैं 10 एप्पल्स को निकालो जिनका एवरेज वेट 0.7 है, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये 0.2 एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं रिमूव कर रहा हूँ भाई, रिमूव करना मतलब कहीं ना कहीं मेरा एवरेज वेट कम हो जाएगा, क्योंकि मैं भाई देखो इनका भी जो 10 एप्पल थे इनका भी मैंने 0.5 ही तो सपोज किया था शुरू में कि सबका 0.5 है, सबका 0.5 है, लेकिन जब ये निकल रहा है तो 0.7 लेके निकल, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेके निकल रहा है, कितना 0.2, तो -0.2 लेके निकल रहा है, ऐसे 10 एप्पल्स हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, फ्रॉम द बास्केट एंड 5 एप्पल्स विद एन एवरेज वेट ऑफ 0.6 आर एडेड। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 5 एप्पल को जो 0.1 एक्स्ट्रा ला रहा है, भाई 0.5 मैंने माना था, 0.1 एक्स्ट्रा ला रहा है, मतलब 5 एप्पल्स ऐसे हैं जो 0.1 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। अब जो एवरेज वेट है ना वो आपका 0.1 से डिक्रीज कर जाता है, पहली बात तो। अब जितने बचे हुए ये एन जो है ये बचे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, देखो भाई 0 मैंने शुरू में माना, अब इतना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को आपको सब में बराबर बराबर बांटना है ना, तो आप ये मान लो कि इतना निकालने के बाद मेरे पास n नंबर ऑफ बचे हैं, तो अब आप इसको n से डिवाइड कर दोगे तो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। और ये n क्या है, ये अब जितने बचे हैं, जैसे मान लो आप मान लो 15 नहीं, आप मान लो 25 थे, मान लो 25 थे, मान लो एप्पल 25 से आपने 10 निकाला तो 15 हो गए, फिर आपने 5 ऐड किया मतलब 20 हो गए, तो आपको इसको 20 से डिवाइड करना है, तो ये बचे हुए एप्पल हैं, बचे हुए मतलब बाद के फाइनल एप्पल्स हैं, इतने बचे हुए। अब आपको जो एवरेज है वो घट जा रहा है, 0.4 हो जा रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, 0.1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 2 प्लस पॉइंट, नहीं 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 नहीं, अच्छा उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पोर्सन आपका, ये वाला पोर्सन प्लस हो जाएगा, ये वाला पोर्सन आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनस 0.5 डिवाइड बाई एन, तो आपका 0.1 इक्वल्स टू आपका आ रहा है 1.5, तो आपकी जो एन की वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। अच्छा आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स। अब ये एन जो है ना, एन आपके बचे हुए एप्पल है, मतलब बचे हैं। अब आप बताओ, आपने 10 निकाला था, मतलब +10 किया था, और फिर आपने सॉरी 10 निकाला था ना, तो आपने -10 किया था, और फिर आपने +5 किया, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो नेट है आपका फाइनल में से आपका 5 घटा है एप्पल, मतलब आप ये मान लो कि आपका n एप्पल था, या आप कुछ और मान लो W एप्पल था, X एप्पल था, X में से आप 5 घटा रहे हो, तब आपके जाके 15 आ रहा है ना, मतलब बच्चा तो 15 है ना, तो आप नेट 15 नेट आप 5 निकाले हो, तो 5 निकाला तब आपका 15, मतलब शुरू में आपका कितना होगा, शुरू में आपका 20 एप्पल्स होंगे। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज इतना, देन द डायमंड गॉट ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट गया है, तो अब जो एवरेज है, अब जो बटा हुआ है वो 5:9 में, भाई देखो 14 जो था, 14 अब 5 और 9 ग्राम में बढ़ गया है, तो आपको बताना है कितना लॉस हुआ उससे। देखो यहाँ पे ना पहले बात तो परसेंटेज बताना है, तो जब परसेंटेज बताना है तो आपको इस वैल्यू का कोई भी काम नहीं है। अब देखो शुरू में 14 था, शुरू में 14 था ना भाई, तो इसके स्क्वायर में जो इसका कॉस्ट है ना वो इसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब कहीं ना कहीं 196 पे ये डिपेंड कर रहा होगा इसका स्क्वायर। अब टूट के ये जो 14 है ये 5 और 9 टूट चुका है, 5 और 9 14 बनाते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं। अब मतलब ये आपका 2 हिस्सों में टूट चुका है, तो ये इसका जो कॉस्ट होगा वो 25 के रेशियो में होगा, मतलब 25 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, और ये 81 पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आपका कितना है, ये आपका 106
हो जा रहा है। तो शुरू में जो आ रहा था वो 196 आ रहा था, अब 106 टूटने की वजह से ये लॉस हो चुका है। कितने का लॉस हो चुका है? 90 का लॉस हो चुका है। कितने पे? आप 196 पे। ये तो होगा। तो आपके कितने बार जाएगा? अब देखो ये 2 बार है, ये लगभग 200 है ना, तो 200 से 4 बार जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 6 चौक 24 हाथ लगा दो, 9 चौक 36 दो 38 हाथ लगा 3, 4 खाना 4 3 7। अब ये कितनी बार जाएगा? 200 है तो ये आपका 5 बार जाएगा करीब। ठीक है, तो आपका 45.92 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना क्यों लॉस हो रहा है भाई? देखो पहले 14 था तो इसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, मतलब 196 पे डिपेंड करेगा। अब 2 टुकड़ों में टूट गया है तो 5 वाला हिस्सा 25 पे डिपेंड करेगा और 9 वाला 81 पे डिपेंड करेगा। दोनों का सम कर दो, दोनों टुकड़े को जोड़ दो तो आपका 106 आ चुका। मतलब पहले ये 196 पे डिपेंड कर रहा था, 106 पे। तो जो इसका कॉस्ट का रेशियो होगा 196 रेशियो 106 होगा, तो लॉस हो गया 90 का। तो 90 का लॉस दिखा तो 196 पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।